हेलो एवरीवन, आप सभी का गोइला क्लासेस में मैं वेलकम करती हूँ। तो आज हम देखेंगे इकोनॉमी में बहुत जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए 2024 को हम टारगेट करते हुए ये इनिशिएटिव आप लोगों के लिए लेके आए। लास्ट में आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, तो लास्ट तक आप मेरे साथ बने रहें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ बहुत सारी जानकारी भी हम पाएंगे। तो देखिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। इन इंडिया नेशनल इनकम इज कंप्यूटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। किनके द्वारा जो है राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? आपको क्या लगता है क्या होगा? प्लानिंग कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, स्टैटिस्टिक, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या लग रहा है? क्योंकि ये सब आपके फाइनेंस से ही बॉडी रिलेटेड लगते हैं, ये हैं। तो अब तक अगर आपको लगता था कि हमारी जो है CSO सेंटर स्टैटिस्टिक ऑफिस जो है वो करते हैं, नो। अब इनका नाम जो है चेंज हो चुका है। कब चेंज हो चुका है? तो 2019 में आपका CSO और NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये आपकी डाटा कलेक्ट करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी के, ओके, और नीति आयोग को देते हैं पॉवर्टी पता करने के लिए। तो ये दोनों को मर्ज कर दिया गया और एक बॉडी आई नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस, ओके। ये कैलकुलेट कर दिए जीडीपी आपका, राइट। जो जीडीपी होता है, इनकम इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, और ये ब्रैकेट में लिखिएगा, और इसको ही जीडीपी का फॉर्मूला बोलते हैं, राइट। विद इन द कंट्री कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया गया, चाहे वो सिटीजन हो, रहने वाला हो, ना रहने वाला हो, वो प्रोड्यूस किया गया हमारे जोग्राफिकल बाउंड्री में, तो वो हमारा जीडीपी होता है। और इसको कैलकुलेट करने का जिम्मा है एनएसओ के साथ। ये सारे जो एक्टिविटीज होते हैं रिगार्डिंग, अब मान लीजिए किसी को रिसर्च करना है, आपको जैसे एग्जाम में तो नॉर्मल आता है कि हमने देखना है सर्वे से, लेकिन जिसको रिसर्च करना वो डाटा कहाँ से लाएंगे? तो डाटा यही प्रोवाइड कराते हैं, ये याद रखिएगा। अभी जो हम देखें, जो चेयरमैन है वो हैं आपके राजीवा लक्ष्मण, जो कि 30 नवंबर 2022 से अपॉइंटेड हुए हैं, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। इन न्यू जीडीपी बेस ईयर हैज बीन चेंज फ्रॉम 2004 to 5। अब यहाँ पे बेस ईयर मीन्स आधार वर्ष क्या है? आधार वर्ष लिया ही क्यों जाता है, पहले तो हमें यही पता होना चाहिए। स्टूडेंट, आपने नॉर्मल भी घर में सुना होगा, हमारी नानी दादी बोलती हमारे टाइम ऐसा होता था, अब ये होता है। 100 रुपए की बहुत चीजें आ जाती थी, अब कुछ नहीं आती हैं। तो कंपैरिजन नहीं हो रहा ये, तो कंपैरिजन करने के लिए हमें बेस रेट को लेना पड़ता है कि एक स्टेबल मतलब कि उस टाइम में इकोनॉमी स्टेबिलिटी में रहे, फ्लक्चुएशन ना हो, इकोनॉमी का ग्रोथ इतना क्या हो, बिल्कुल लगातार हो, एकदम से ऊपर नीचे ना हो, ज्यादा वोलेटिलिटी ना हो, राइट। ये चीज आपने याद रखनी है, बिल्कुल स्टेबल डाटा हो। अब मान ले कि मैं आपको बोलूं कि हम कोविड-19 2020 को ले डाटा बेस ईयर, नहीं, हम नहीं लेंगे क्योंकि उसमें बहुत फ्लक्चुएशन हुई है डाटा में। तो इसी में आपका बेस ईयर, अब बेस ईयर जो है अब अभी देखे तो 2011-12 है। और एक और ट्रिक बताती हूँ कि अब तक कोई भी बेस ईयर पूछे आप 2011-12 ही करेंगे। CPI का 2012 है, WPI का 11-12 है, IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का जो है वो भी 2011-12 है। ये देखा जाता है कि ग्रोथ कितना हुआ है, हमने विकास कितना किया है, इसीलिए बेस ईयर को लिया जाता। अब बोलेंगे चेंज कब हुआ? तो 2015 में आपका चेंज हो गया है, बहुत कुछ चेंज हुआ, कैलकुलेशन मेथड भी चेंज हो गया। पहले हम जीडीपी फैक्टर प्राइस पे कैलकुलेट करते थे, अब हम जीडीपी मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। तो किसी दिन हम कंपैरिजन करेंगे। अब हमने इंटरनेशनल कैलकुलेशन अपना लिया है मेथड,
ओके तो ये 2012 और बोला जाता है कि हर 5 साल में इसको चेंज कर देना चाहिए। तो अब बोलेंगे मैम 5 साल तो बहुत हो गया, फिर चेंज नहीं हुआ, तो चेंज होना चाहिए, हुआ नहीं, ये हम देखते हैं कब चेंज हुआ। राइट, आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हेन वाज जेंडर बजटिंग इनिशिएटेड इन इंडिया। अब जेंडर बजट आते ही सभी को यही लगता है हाँ क्या होगा, फीमेल के लिए होगा। नो, ना ही ये मेल के लिए है ना ही ये फीमेल के लिए है। यहाँ पे डिस्पैरिटी मतलब कि मेल और फीमेल में जो अंतर है उसको रिड्यूस करने के लिए ये लाया गया। तो देखिए इसमें कब लाया गया जेंडर बजटिंग, और आपसे यही पूछ सकते क्या इंडिया में है? यस है, ये 2005 और 6 में लाया गया। आपका ये 5 और 6 क्यों लिखा जाता है? क्योंकि ये फिस्कल ईयर में लिखा जाता है, फाइनेंशियल ईयर में लिखा जाता है। ओके स्टूडेंट, तो ये चीज है। तो यहाँ पे और डिटेल में है जो कि आप जान सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। Which one of the following statement appropriate describe the fiscal stimulus? Fiscal stimulus क्या समझ आ रहा है कि एक स्टूमुलेट कर रहा है। फिस्कल, फिस्कल से याद रखिएगा गवर्नमेंट, हमेशा ये वर्ड गवर्नमेंट से रिलेट करना है। अगर मॉनेटरी आ जाता है तो सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई, ऐसे याद करके फिर क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें से आपको जो बेस्ट लगता है उसको, और ऐसे बड़े बड़े स्टेटमेंट आ जाता है उसमें आपने की पॉइंट्स ढूंढना है। राइट, की पॉइंट देखना है। तो देखिए, मैसिव इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू एंश्योर द सप्लाई ऑफ गुड्स टू मीट द डिमांड सर्ज कॉजेज बाय रैपिड इकोनॉमी ग्रोथ। सिर्फ मैन्युफैक्चर में करेंगे, सिर्फ इंडस्ट्रीज में करेंगे, क्या उसको ग्रोथ हो जाएगा? थोड़ा सा ये नहीं लग रहा है। करेंगी, बट ये आपको लगता है कि ये ऑप्शन आंसर सही होना चाहिए? नहीं, तो थोड़ा सा 50-50 इसको लेके चलेंगे। आगे देखते हैं। इट इज अ इंटेंस अफर्मेटिव, इंटेंस मतलब पॉजिटिव चीजें लाना गवर्नमेंट टू बूस्ट द इकोनॉमी एक्टिविटी। इकोनॉमी एक्टिविटी क्या होती है? बाय और सेल, सप्लाई और डिमांड, चीजें होती जाए, ऐसा चलिए लग रहा है सी। देखिए लगेगा आपको सही सही, लेकिन आपने इसमें से बेस्ट पिक करना है। इट इज अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव एक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट टू ensure disbursement to loan to the agriculture allied sector, promote greater food production and contain food inflation। हाँ, लग रहा है, बोल रही हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लोन देना चाहिए। डिस्पर्स मतलब बांटना चाहिए, किन किन को? एग्रीकल्चर को, अलाइड सेक्टर को, इन सब चीज़ों को। फिर देखते हैं डी ऑप्शन, इट इज़ extreme affirmative action by the government to pursue its policy financial inclusion। ये भी लग रहा है फाइनेंशियल इंक्लूजन वो इंक्लूजन वर्ड है जहाँ पे बैंकिंग जो सिस्टम है वो सभी के पास जाना चाहिए। हर एक पब्लिक के पास बैंकिंग सिस्टम की फैसिलिटी जानी चाहिए। इसको वर्ड बोला जाता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो इन सब पॉइंट्स में से आपको क्या लगता है सही पॉइंट होगा? तो देखते हैं अब इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट। तो आपको नहीं लग रहा कि बी, यहाँ पे मैन्युफैक्चर की बात करी गई, यहाँ पे एग्रीकल्चर की बात करी गई, और यहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करी गई, और यहाँ पे हर चीज़ की बात करी गई। इकोनॉमी एक्टिविटी में तो सब कुछ इंक्लूड होता है। तो आपने बेस्ट पिक करना है स्टूडेंट, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एग्जाम्स के। ये भी आपका जो क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसको भी देखते हैं। तो हमारे पास असर्शन रीजन, अब इसको कैसे हम करें, बहुत प्रॉब्लम होती है। मैम बताएं कि इसको कैसे अटेम्प्ट करें। तो देखिए स्टूडेंट, इसको आपने देखना है स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। आपने देखना है कि स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है। क्या स्टेटमेंट 2 में जो बात की गई है वही स्टेटमेंट 1 में बात की गई है? ऐसा कुछ है? अगर है तो सही है, नहीं तो नहीं, गलत कर दीजिए। तो देखते हैं। तो गवर्नमेंट इज रिस्टोरिंग डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट होता है जब गवर्नमेंट अपनी ऑनरशिप, अपनी जो प्रॉपर्टी होती है उसमें कुछ हिस्सेदारी दे देती है, किनको? प्राइवेट सेक्टर को। तो वो डिसइन्वेस्टमेंट बोल दिया गया है और कुछ नहीं है। सम ऑफ द पब्लिक सेक्टर यूनिट PSUs
ओके हाँ कर रही हैं, आप देखते ही होंगे जो लास्ट बजट में बात करी गई LIC हमारा, उसको क्या कर दिया गया, डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया गया, एयर इंडिया को कर दिया। इस बार कोई भी प्राइवेटाइजेशन डिसइन्वेस्टमेंट की बात नहीं करी है, राइट। वो भी देखिए, रीजन देखते हैं, PSUs हैज नॉट जनरेटेड इनफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो इसको करेक्ट करने का भी, आपने जब एग्जाम देना है तो गवर्नमेंट की कोई भी निंदा नहीं करनी, कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं करने, तो भी आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते हो। डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है इसका मतलब ये नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं दे पा रही PSUs। ओके, तो आपको क्या लगता है, A सही है और R फॉल्स है, फिर ये दोनों में तो फंसने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट। तो इस प्रकार से थे। तो इसी को देखते हुए आपको और डिटेल में और बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है स्टूडेंट, तो आप हमारे कोर्स को जरूर ज्वाइन करें, जहाँ पे बिल्कुल आपकी नीड्स को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, हर एक टर्म्स को स्ट्रॉन्ग की जाएगी, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। तो इसको देखते हुए हमारी तरफ से कोर्स लॉन्च किया गया है। इसमें आपको प्रीलिम और मेंस दोनों की तैयारी करी जाएगी। ये नहीं कि आपको हम प्रीलिम पास करवा देंगे और मेंस के लिए कहीं और जा रहे हैं और ऑप्शन के लिए कहीं और जा रहे हैं, नो, यहीं पे हम आपको कराएंगे। तो इसमें देख लेते हैं इनकी प्राइसिंग क्या है। तो इसको देखिए, कंप्लीट जो पॉलिटी ऑप्शनल होगी वो 24,999 में आपको पड़ेगा, मतलब ऐसे सारी ऑप्शनल है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का। और अगर आप GS, सिर्फ GS और हिंदी इंग्लिश लेते हैं तो वो 24,999 में आपको पड़ेगा, ये याद रखना है आपने। उसके बाद आपने GS प्लस ऑप्शनल दोनों लेनी है तो वो 39,999 में आपको पड़ेगा, मतलब इसके साथ आपको कॉम्बिनेशन GS प्लस ऑप्शनल कॉम्बिनेशन मीन्स आपका पॉलिटिकल, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे कॉम्बिनेशन मिलेंगे। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, इनको आप ज्वाइन कर ले, टाइम टू टाइम आपको अपडेट किया जाता है इसी टेलीग्राम चैनल पे, तो इसको करें, राइट। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएंगे, क्योंकि ऐसी जो है लेक्चर हम आपके लिए लेके आएंगे। और करंट अफेयर जो आप देखते हैं बहुत अच्छा है, तो आप हमसे ये जुड़ सकते हैं, करंट अफेयर देख सकते हैं, डेली हर एक चीज़ को कवर किया जाता है। आज के लिए इतना ही, फिर नए लेक्चर में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।